दोस्तों, आज की कहानी है। पापा, आज रात तुमने मम्मी के साथ जो कर रहे थे, मैंने सब देख लिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आज मनोज बहुत खुश था और पहुंच गया यादों में। 4 साल पहले वह नौकरी की तलाश में मुंबई आया था। पढ़ लिख कर गाँव में रहने का कोई फायदा नहीं था। वहाँ तो कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती या अपनी छोटी सी दुकान खोलकर बैठना पड़ता। इसके अलावा वहाँ और कुछ था भी नहीं जिस पर अपनी गुजर बसर की जा सके। यही सोचकर मनोज ने मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली थी। पहले कुछ दिन तो मनोज को एक लॉज में रहना पड़ा। फिर धीरे धीरे उसे उसके गांव के लोग मिल गए जो 3-4 के समूह में साथ साथ रहते थे। मनोज भी उन्हीं के साथ चाल में रहने लगा था। चाल का मतलब है आधे कच्चे घरों की बस्तियां, जहां संकरी गलियों में छोटे छोटे कमरे होते हैं। पानी के लिए एक सरकारी नल का इंतजाम होता है, जहां बच्चे, औरतें और मर्द सुबह से ही अपने अपने बर्तन लेकर लाइन लगा देते हैं ताकि वे पूरे दिन के लिए पीने व नहाने धोने का पानी भर सके। अब मनोज बड़ी मेहनत से नौकरी करके पैसे कमा रहा था और एक एक पैसा जोड़ रहा था ताकि रहने के लिए अपना छोटा सा घर खरीद सके। आज मनोज इसीलिए खुश था क्योंकि उसने एक छोटा सा 8 बाई 8 फुट का कमरा खरीद लिया था। इधर उसके माता पिता भी काफी समय से जोर दे रहे थे कि शादी कर लो, रहने का ठिकाना हो गया था। सो अब मनोज ने भी इसके लिए हामी भर दी थी। माँ ने गांव में रहे अपने ही रिश्ते में एक लड़की पसंद कर रखी थी जिसका नाम शिल्पा था। शिल्पा भी राह देख रही थी कि कब मनोज आए और उसे ब्याह कर मुंबई ले जाए। मनोज गांव गया और फिर चाट मंगनी पट ब्याह। वह 1 महीने में शिल्पा को लेकर मुंबई आ गया। शिल्पा मुंबई के तौर तरीके सीख रही थी। वह भी रोज सुबह पानी की लाइन में लग जाती और वहां की मराठी औरतों के साथ बातें करके थोड़ी थोड़ी मराठी भी सीखने लगी थी। जब शाम को मनोज दफ्तर से काम करके खोली में लौटता और शिल्पा को अपनी बाह में भरकर प्यार भरी बातें करता तो वह कहती, धीरे बोलिए, सबके कमरे आसपास हैं, खिड़की भी तो सड़क पर खुलती है, कोई सुन लेगा। तो मनोज कहता, सुन ले तो सुन ले, हम अपनी बीबी से बात कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी ही कर रहे हैं। आसपास की जवान लड़कियां भी कभी कभार शिल्पा को छेड़कर कहती, भाभी कल भैया से क्या बातें हो रही थी, हमने सुना था सब कुछ। शिल्पा जवाब में कहती, कोई और काम नहीं है तुम्हारे पास हमारी बातें सुनने के अलावा। इस तरह 4 साल बीत गए और शिल्पा के 2 बच्चे भी हो गए, बड़ी बेटी संध्या और छोटा बेटा वीर। मनोज अपने परिवार में बहुत सुखी था। वह अब एक फ्लैट खरीदना चाहता था ताकि जब उसके बच्चे बड़े हो तो थोड़े अच्छे माहौल में पल बढ़ सके। इसके लिए वह एक एक पाई जोड़ रहा था। शिल्पा और मनोज सोने से पहले रोज नए फ्लैट के बारे में ही बात करते थे। मनोज कहता, एक 1 बेडरूम का फ्लैट हो जाए बस। शिल्पा कहती, हाँ तुम नया घर लेने की तैयारी करो, हम उसे सजा देंगे और बाहर नेम प्लेट पर मेरा भी नाम लिखवाना। घर के दरवाजे पर हम लिख देंगे आशियाना। मनोज हर छुट्टी के दिन ब्रोकर से मिलकर फ्लैट देखकर आता। कोई बहुत अंदर गली में होता जहां से मेन रोड पर आने में ही आधा घंटा लग जाए, तो कोई बच्चों के स्कूल से बहुत दूर होता। कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग होती जिसमें लीकेज की समस्या होती, तो कोई बहुत अंधेरी सी बिल्डिंग होती और कीमत पूछते ही मकान मालिक भी बड़ा सा मुंह खोल देते। कीमत बड़ी और फ्लैट का साइज छोटा। लोग 30 लाख रुपए तक मांगते। वहां कहां से लाता मनोज इतने पैसे? 20 लाख रुपए में अच्छी सी लोकेशन देखकर उसने एक 1 बेडरूम फ्लैट खरीद लिया जिसके आसपास सारी सुविधाएं थी और रेलवे स्टेशन भी नजदीक था। फ्लैट में रहने से शिल्पा और बच्चे भी मुंबई के रंग में रंगने लगे थे। मनोज की बेटी संध्या 13वें साल में थी। उसका शरीर अब गोलाई लेने लगा था और वह अब थोड़ा सज धज कर भी रहने लगी थी। ऊपर से टेलीविज़न और मीडिया, आजकल के बच्चे वक्त से पहले ही सब कुछ समझने लग जाते हैं। फिर घर में जगह व एकांत की कमी। अब घर छोटा पड़ने लगा था।
मनोज अब बच्चों से नजरें बचाकर मौका ढूंढता कि कब शिल्पा के करीब आए और उसे अपने आगोश में ले। वक्त तेजी से बीत रहा था। संध्या अब कॉलेज जाने लगी थी और रोजाना नए कपड़े, जूते, बैग वगैरह की मांग भी करने लगी थी। उसकी ये सब जरूरतें पूरी करना मनोज के लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन संध्या बोली, पापा मेरी सारी सहेलियां नई फिल्म देखने जा रही हैं, मुझे भी जाना है। माँ से कहिए ना कि मुझे कुछ रुपए देंगी। मनोज ने कहा, देखो संध्या बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तुम्हें भी घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन बेटी हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के तमाम खर्च हैं और बाद में तुम्हारी शादी के। फिर तुम्हारा छोटा भाई भी तो है, उसके बारे में भी तो सोचना है। आज तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन रोज रोज जिद मत करना। संध्या खुशी खुशी पैसे लेकर कॉलेज चली गई। शिल्पा मनोज से बोली, कैसी बातें करते हैं आप? आज पैसे दिए तो क्या वह रोज नहीं मांगेगी? लड़की को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। मनोज बोला, बच्चों के लिए करना पड़ता है शिल्पा। ये भी तो बाहर की दुनिया देखते हैं तो इनका भी मन मचलता है, और अगर हम ना दे तो इनका हम पर से भरोसा उठ जाएगा। अब संध्या तकरीबन हर रोज मनोज से पैसे मांगने लगी थी। कभी कभी मनोज मना कर देता तो उस दिन संध्या मुंह फुलाकर कॉलेज जाती। कॉलेज के बाद या कभी कभी कॉलेज से छुट्टी करके लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाले मुंबई के बीच पर घूमते नजर आते। कई बार थोड़े अमीर परिवार के लड़के लड़कियों को अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते तो कभी फिल्म दिखाकर भी लाते। मनोज तो संध्या की जरूरत पूरी करने में नाकाम था, सो अब संध्या भी उन लड़कों के साथ घूमने लगी थी। किसी लड़की की बाहों में बाहें डालकर घूमना फिरना इस उम्र में लड़कों के लिए बड़े गर्व की बात होती है, और लड़कियां सोचती हैं कि यह प्यार है और वह लड़का उनकी खूबसूरती का दीवाना है। संध्या की दूसरी सहेलियां भी ऐसे ही लड़कों के साथ घूमती हैं। एक दिन सभी लड़के लड़कियां गोराई बीच चले गए। बोरीवाली में से छोटी नाव, जिसे फेरी कहते हैं, चलती है, जो एक छोटी सी क्रीक को पार करा देगी और गोराई बीच आ जाता है। यह मछुआरों का गांव है। मछुआरे बहुत ही कम कीमत पर, यूँ समझिए 200-300 रुपए में कमरे किराए पर दे देते हैं, ताकि लोग बीच से आकर कपड़े बदल ले और आराम भी कर ले। सारा ग्रुप पूरा दिन सैर सपाटा करके आता और अलग अलग कमरे में बंद हो जाता। यह सारा खर्चा लड़के ही करते थे। अब यह सब संध्या व उसकी सहेलियां व लड़कों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। कभी कभी वह लड़के अपने दूसरे दोस्तों को भी वहां ले जाते और संध्या व उसकी सहेलियों उन लड़कों से भी हिलमिल गई। यही तो खास बात है इस उम्र की कि कुछ बुरा तो नजर आता ही नहीं, सब अच्छा ही अच्छा लगता है। और अगर माता पिता कुछ कहे तो उनकी बातें दाकियानूसी लगती है। लड़के लड़कियां एक दूसरे की सारी जरूरतें पूरी करते। दैहिक भूख व मौज मस्ती कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन वहां पर पुलिस की रेड पड़ गई, जिसमें संध्या भी पकड़ी गई। फिर क्या था, सभी लड़के लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फोन करके उनके माता पिता को भी वहां बुलवाया गया। मनोज के पास भी पुलिस स्टेशन से फोन आया। वह तो फोन सुनते ही हक्का बक्का रह गया। जल्दी से वह दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां संध्या को देखा और सारी बात मालूम होते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। खैर, पुलिस के हाथ पैर जोड़कर वह संध्या को वहां से लेकर घर आया। जब संध्या की मां ने सारी बात सुनी तो संध्या ने संध्या को जोरदार तमाचा जड़कर कहा, शर्म नहीं आई तुझे उन लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए? संध्या कहाँ चुप रहने वाली थी। वह कहने लगी, 19 साल की हूँ मैं और बालिग भी हूँ। अगर आप और पापा सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? कितनी बार देखा है मैंने आप और पापा को। इतना सुनते ही शिल्पा ने संध्या के गाल पर दूसरा तमाचा जड़ दिया और गुस्से में बोली, अरे हम तो पति पत्नी हैं, पर तुम इस पढ़ने लिखने की उम्र में बिन ब्याहे ही। संध्या ने सारी हदें पार कर दी और बोली, तो क्या हुआ, जो शादी नहीं हुई तो तुम लोगों को देखकर बदन में उमंग नहीं जागती? कैसे शांत करूं मैं उसे बिन ब्याहे? अगर वे लड़के मुझे घुमाते फिराते हैं, मेरी जरूरतों का ख्याल रखते हैं, तो बुराई भी क्या है इस दैहिक संबंध में?
पापा और आप भी तो शादी करके यही कर रहे हो, सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना। तो क्या इस पर शादी की मुहर लगाना ज़रूरी है? आप लोग तो मेरी ज़रूरतें पूरी कर नहीं पाते, सिर्फ मैं ही नहीं, आजकल तो अक्सर सभी लड़कियां करती हैं यह सब। माँ, अब तुम लोग पुराने ज़माने के हो गए हो, आजकल सब चलता है, कुदरत ने देह दी है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए क्या बुराई है? संध्या की ये बेशर्मी बातें सुनी नहीं जा रही थी। मनोज तो अपने कानों पर हाथ रख मुंह नीचे किए बैठा था और संध्या लगातार बोले जा रही थी। उसने तो मौज मस्ती की चाह और अपनी दैहिक भूख को शांत करने के लिए सारी हदें पार कर ली थी। नए नए लड़कों से दैहिक संबंध बनाने में उसे कोई बुराई नजर न आई। इसका कोई दुख या गिला भी न था उसे। शिल्पा कोने में दीवार पर सिर टिकाकर आंसू बहाए जा रही थी। अब मनोज जुट गया था 2 कमरों का घर ढूंढने में।